हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहा नाज एंड आज की हमारी वीडियो है क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीज जंग। तो हमारा ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको हमारे राइटर एनीज जंग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किन किन पार्ट्स में? फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, सेकेंड इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। से पहले मैं आपको इसका टाइटल डिस्क्राइब कर देती हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इसका मीनिंग बच्चों से पूछा है। ये वर्ड ऐसा है स्प्रिंग। स्प्रिंग वर्ड को बच्चे अक्सर उस वाले वर्ड के संदर्भ में ले जाते हैं जिसको स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि एकदम लंबा करने पर वो छोटा हो जाता है, और स्प्रिंग होता है जो उछलता है, तो उसको स्प्रिंग वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ इसका वर्ड किसी और चीज़ में यूज़ किया गया है। तो लॉस्ट स्प्रिंग, इस वर्ड का मीनिंग होता है लॉस्ट यानी खोया हुआ, और स्प्रिंग यानी बचपन, चाइल्डहुड। तो यहाँ पर स्प्रिंग वर्ड को एनीज जंग ने बचपन के लिए यूज़ किया है। तो लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बचपन, नादानियाँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बचपन, नादानियाँ, शरारतें एट्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, सेकंड इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम पहले देखेंगे, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, एंड सेकंड पार्ट जो है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को अपनी इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट को हम दूसरी वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट को पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने हमेशा की तरह चैप्टर के दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर, अच्छे से इसको समझ के आपके लिए सिंपल सी लैंग्वेज में समरी तैयार की है। चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज। तो जो हमारे राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ये एक रैग पिकर बच्चे की कहानी है। रैग पिकर यानी कूड़ा बीनने वाला ही होगा। सड़कों पे या फिर जहाँ पर झुग्गियाँ होती हैं, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर अक्सर रैग पिकर लोग पाए जाते हैं। तो रैग पिकर मोस्टली सड़कों के किनारों पर भी रहते हैं या फिर उनके घर झुग्गियों वाले इलाकों में होते हैं। तो ये एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो कि रैग पिकर है, जो कूड़ा बीनने का काम करता है, और उसकी कूड़े से बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। उसे लगता है कि मुझे कूड़े में आज कुछ नया मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा, आज कुछ मिरेकल हो जाएगा कूड़े में, और वो इस तरह की चीज़ें सोचता है और उसकी लाइफ इसी तरह चल रही है। तो चलिए हम देखते हैं। साहिब की माँ उसको बताती है कि बहुत सी कठिनाई, बहुत सी परेशानी तूफान के रूप में आई और उनके घरों और खेतों को उड़ाकर ले गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये लोग कभी घरों के मालिक नहीं रहे या फिर खेत खलिहानों के मालिक नहीं रहे। इनका भी अपना एक आशियाना था, एक घर था, ज़मींदारी थी। तो एक ऐसी परेशानी आती है, कुछ ऐसा तूफ़ान आता है। तूफान से आप ये मतलब ले सकते हैं कि कोई ऐसी परेशानी आती है, कठिनाई आती है, एक स्ट्रगल का दौर आता है इनका, जो इनका सब कुछ ख़त्म कर देता है और ये बर्बाद हो जाते हैं। साहिब से कहता हूँ तुम स्कूल जाया करो, पर तभी मैं सोचता हूँ कि उसे यह बात कितनी अर्थहीन लगी होगी। साहिब कहता है मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। मैं उससे कहता हूँ मैं स्कूल खोलूँगा तो तुम आओगे? वह एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है हाँ। फिर वह कुछ दिनों बाद मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है स्कूल तैयार है? मतलब अब राइटर ने उससे कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूँगा तो आप पढ़ने आओगे। तो फिर वह कुछ दिन बाद जब आता है, आकर पूछता है कि आप तो स्कूल खोलने वाले थे, आपने स्कूल खोला? तो वो आके उनसे क्वेश्चन करता है राइटर से। फिर लेखक को अपने झूठे वायदे पर शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसे झूठे वादे इनसे कितने लोग करते होंगे, ऐसे झूठे वादों से इनका जीवन भरा पड़ा है। तो यहाँ इस बात का मतलब यह है कि राइटर अपने झूठे वादे पे शर्मिंदा तो होते हैं, लेकिन वो साथ के साथ यही सोचते हैं कि ऐसे झूठे वादे इनसे लाइफ में कितनी बार किए गए होंगे, और जब भी चुनाव आते हैं, वोटिंग्स का टाइम आता है, तब भी इनसे ऐसे ही झूठे वादे किए जाते हैं। तो मैंने अगर झूठा वादा कर दिया तो क्या हुआ? मैं तो इनसे वोट भी नहीं ले रहा, इनसे कुछ ले भी नहीं रहा हूँ, और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लोग आते हैं, इनसे वोट लेते हैं, अपना काम निकालते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। फिर कई महीनों बाद जब मैं उससे खूब परिचित हो जाता हूँ, उसका नाम पूछता हूँ, वह कहता है साहिबे आलम। तो कुछ महीनों बाद जब राइटर
एनीस जंग और साहिब की फ्रेंडशिप होने लगती है तो वो उससे उसका नाम पूछते हैं। ही सेड साहिबे आलम, मेरा नाम साहिबे आलम है। वो अपना नाम बता देता है परंतु उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता। ब्रह्मांड का स्वामी यानी यूनिवर्स का किंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इन नंगे पैरों से घूमने वाले लड़के की एक सेना है जो सुबह के पक्षियों की तरह निकल पड़ते हैं और दोपहर तक अदृश्य हो जाते हैं। कई महीनों बाद अब मैं हर एक को पहचानता हूँ। इनमें से एक से पूछता हूँ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? वह सीधे स्वभाव से कहता है, मेरी माँ ने सेल्फ में रख दी है चप्पलों को। देखिए बच्चा वो कितना भोला होता है। अब उसकी चप्पलें हैं, उसकी जो मदर हैं वो लेकर आई होंगी और उन्हें वो चप्पलें नई लग रही होंगी, कीमती लग रही होंगी, तो वह उन चप्पलों को उठाकर सेल्फ अलमारी में रख देती हैं। तो बच्चे से जब राइटर पूछता है, तुम्हारी चप्पलें कहाँ हैं, तुम क्यों नंगे पैर घूम रहे हो, तो वो उनसे कहता है, मेरी चप्पलें अलमारी में मेरी माँ ने रख दी और मुझे उतार कर नहीं दी, मैं इसीलिए नंगे पैर घूम रहा हूँ। वो कहता है, ही सेड माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम दी शेल्फ। वह कहता है अगर उसकी माँ दे भी देती तो वह फेंक देता। इतने में एक लड़का कहता है, मुझे जूते चाहिए, जिसने कि कभी जीवन में जूते नहीं पहने। एक बच्चा आता है, वो कहता है मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज़, लेकिन उसने पहले कभी शूज़ पहने ही नहीं है। तभी उनमें से एक कहता है, नंगे पैर रहना गरीबी नहीं बल्कि परंपरा है, रिवाज है। ऑथर सोचता है उनकी लगातार चलने वाली गरीबी को ये समझाने का प्रयास है। तो देखिए वो बच्चा जो ये डायलॉग बोलता है कि नंगे पैर रहना गरीबी नहीं है, परेशानी नहीं है और बैड मैनर्स भी नहीं है, ये एक परंपरा है, रीति रिवाज है, ये हमारा कल्चर है। तो वह ऐसा क्यों कहता है? इस बहाने वो सार्कास्टिक वे में अपनी गरीबी को डिफाइन कर रहा होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है और चलती जाएगी। ऑथर को एक कहानी याद आती है जो उदीपी के एक व्यक्ति ने उन्हें सुनाई थी। तो इस डायलॉग के बाद, इस वाक्य के बाद, इस बात के बाद जो हमारे ऑथर हैं एनीस जंग, उन्हें एक कहानी याद आ जाती है जो उदीपी के एक व्यक्ति ने उनको सुनाई थी। कभी वो उदीपी के किसी व्यक्ति से मिले होंगे और उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई होगी, तो वही कहानी उन्हें याद आ जाती है। वह जब छोटा था तो मंदिर के पास से गुजरता जहाँ उसके पिता पुजारी थे। वह हमेशा से मंदिर में रुककर एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता। 30 साल बाद ऑथर उसी मंदिर में जाते हैं जिसकी दशा अब खराब हो चुकी थी। वह गरीबी में डूब चुका था। पीछे आंगन में एक पुजारी रहता है जिसका छोटा सा लड़का भागता हुआ आता है, जिसने जूते पहने हुए हैं। वह अपना स्कूल बैग पटकता है। मुझे उस छोटे बच्चे की प्रार्थना याद आ जाती है। तभी ये सब देखकर उन्हें उस छोटे बच्चे की याद आ जाती है जो कूड़े बीनने वाला होता है। इसी सब के बीच ऑथर को उसकी सोच, उसकी थिंकिंग कूड़ा बीनने वालों में सीमापुरी ले आती है, जो दिल्ली के किनारे बसता है। यहाँ रहने वाले निवासी 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक है। यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले बिना नाली, सीवर तथा पानी के कनेक्शन के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ ये लोग रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ विस्थापित होकर आए थे और यहाँ इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही, न ही सरकारों से, न ही किसी भी चीज़ से। तो वह बेसिकली एक गंदगी भरा जीवन अपना जी रहे हैं। इनके सिरों पर टारपॉलिन की छतें हैं, उन पर परमिट नहीं पर राशन कार्ड है जिससे वह वोट डाल सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की ज़रूरत होती है। फटी साड़ियाँ पहने औरतों के समूह से ऑथर पूछते हैं कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। जो औरतें हैं वहाँ की सीमापुरी की, राइटर उनसे पूछते हैं और वह फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं। इसका मतलब गरीबी अपने चरम पर है, तन ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं हैं। तो राइटर उनसे पूछता है, आपने अपने खुले खुले खेत खलिहान, अपनी ज़मीनें क्यों छोड़ दी? तब वह औरतें कहती हैं, जहाँ भी भोजन मिला वह वहीं तंबू गाड़ लेते हैं, उनका अस्थायी घर बन जाता है। जवाब यही मिलता है और सीमापुरी में जीवन मतलब कूड़ा बीनना। फिर बहुत वर्षों बाद इसने एक सुंदर कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना है, रोजी रोटी है, उनका घर है। वह चाहे बदतर क्यों ना हो और बच्चे के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। यानी ये जो कूड़ा बीनना है इसमें बहुत सारी ख्वाहिशें जुड़ चुकी हैं। बड़ों के लिए वह सोना है और बच्चों के लिए उससे भी अधिक है।
जो साहिब है स्टोरी का कैरेक्टर, वो ऑथर से पूछता है, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, 10 का नोट भी। एक अलग चमक के साथ वह इस बात को बताता है। अगर कूड़े में कभी चांदी का सिक्का मिल गया तो और खोजने की लालसा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है बच्चे तथा बड़ों दोनों के लिए कूड़े का अर्थ भिन्न है, एक नहीं है। बच्चों के लिए अजूबा है। एक दिन सुबह सर्दियों में ऑथर एक क्लब के गेट पर साहिब को देखते हैं। वह टेनिस खेलने वालों को देखता है। वह कहता है, मुझे ये खेल पसंद है। वह कहता है, कभी कभी चोरी छुपे वह अंदर भी चला जाता है। चौकीदार उसे झूला झूलने देता है, उसे डांटता नहीं है, उसे परेशान नहीं करता। साहिब ने शू पहने हुए हैं जो उसके कपड़ों से मैच नहीं करते, अजीब लगते हैं। वह कहता है, यह उसे किसी ने दिए थे। वह किसी अमीर रईस लड़के के फेंके हुए जूते होंगे जिसमें छेद हुए हैं। तो यानी किसी अमीर लड़के ने उसको यूज़ करने के बाद जब वो बिल्कुल बेकार हो गए, गल गए होंगे, तब उन्हें फेंक दिया होगा और वो साहिब को मिल गए। तो साहिब उन्हें पहनकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि आज मैंने शूज़ पहने हुए हैं। नंगे पैर घूमने वाले के लिए वह सपने का होना था। वह अपनी पहुंच से बाहर खेल को देखता रहा ध्यान से। लेखक कहता है, आज की सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, स्टील का जार लिए। साहिब अब सड़क के दूसरी तरफ चाय की दुकान पर काम करता है। उसे 800 रुपये तथा पूरा भोजन मिलता है। वह अब बेफिक्र है, लेकिन साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। अब जो हमारा साहिब है वो चाय की दुकान पर काम करने लगा है और अब वो किसी का नौकर हो गया है। जब वह कूड़ा बीनता था तब वह अपना मालिक था, लेकिन अब वह चाय की दुकान पर साफ़ सुथरा काम तो करता है लेकिन अपना मालिक नहीं रहा। तो चलिए अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि मेन कैरेक्टर्स। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का, इसका फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। उसका मेन कैरेक्टर है साहिब आलम, जिसकी स्टोरी हमने अभी पढ़ी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी की जो थीम है वो है पॉवर्टी लेबर बेस। आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको पॉवर्टी और लेबर पे अपना आंसर लिखना है कि ये लोग लेबर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही गरीब हैं और बहुत स्ट्रगलिंग लोग हैं। तो ये थी हमारे चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट की समरी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, साहिब आलम की स्टोरी। आई होप आपको पूरी समरी अच्छे से समझ में आई होगी। और जो इसका सेकंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।